एम्प्लॉय एसोसिएशन, समाज के सम्मानित बड़े बुजुर्ग, माताएं शक्ति एवं मेरे समाज के होनहार भविष्य, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम सादर प्रणाम। आज पहले तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट रेगर एम्प्लॉय एसोसिएशन फॉर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सर, आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये हमेशा अप्रिशिएट करेगा। ये समाज को एक नई ऊंचाई पे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और समाज इस कार्य में जितनी अपनी भागीदारी ले और जितना फायदा उठा सकती है, जितना लाभ ले सकती है ले ले, क्योंकि ऐसे कार्य करने वाले लोग को एप्रिसिएशन नहीं मिलता है और समाज का योगदान नहीं मिलता है। तो समाज पूरा अपना योगदान प्राप्त करे और इस फील्ड में आगे से आगे जुड़े। अब मैं बात करता हूँ लॉ फील्ड में। मैं 4 क्वेश्चन को हिट करूंगा लॉ में। पहले, व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉयर इन इंडियन सोसाइटी? एक वकील की जरूरत है क्या अपने समाज में? अक्सर सुना जाता है, मैं हूँ कानून के इस फील्ड से, बहुत सारे हो रहे हैं, अक्सर सुना जाता है जो कुछ नहीं करता वो वकालत करता है। क्यों? यदि ऐसा ही है तो आप सबको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैरिस्टर थे। जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सारी लॉ फ्रेटर्निटी से थे। आज अपने पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेजोरिटी है उनका बैकग्राउंड लॉ बैकग्राउंड है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अपने देश को गवर्न करता है एक सुप्रीम अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एक ग्रैंड नॉर्म है, जो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर गीता का प्रभाव रखता है। संविधान को एक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जूरिस ने कहा था, लॉयर इज द सोल्जर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के सैनिक का दर्जा दिया गया अधिवक्ताओं को। अधिवक्ताओं को यह दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि सोसाइटी के अंदर जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइस एंड नेचुरल जस्टिस, समानता की बात करने पर, अधिकार की बात करने के लिए एक वकील अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर देखा जाता है समाज के अंदर कोई डिस्प्यूट रेज होता है, मेमोरेंडम जा रहे, ज्ञापन जा रहे, प्रशासन के पास जा रहे, मीडिएशन हो रहे, अपन साथ बैठ गए, लेकिन अंतिम जो एक वेपन माना जाता है तो बोलते हैं कोर्ट के ऑर्डर लाओ, इसके ऊपर रिट लगाओ, बच्चे का एग्जाम रुक गया तो कोर्ट के अंदर जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। हर चीज में ऐसा कोई फील्ड नहीं है उस फील्ड के अंदर लॉयर की जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं हाउ टू बिकम अ लॉयर, वकील बने कैसे। इसमें 2 चीजें होती है, एक अंडर ग्रेजुएशन, एक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। एक अपन करते हैं BA LLB 5 ईयर कोर्स। 5 ईयर कोर्स के साथ अपन क्या करते हैं, अक्सर ये कहा जाता है BA LLB नहीं होता, BSc LLB भी होती है, BBA LLB भी होती है, और एक अपन ग्रेजुएशन के बाद में करते हैं 3 ईयर लॉ। अब लॉ को करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, कैसे एडमिशन ले? इसमें सबसे बड़ा जो एक एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको अपन क्लेट का नाम दे देते हैं, जो प्रेजेंटली इंडिया के टॉप टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आता है। एक क्लेट एग्जाम होता है, इसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो MS सेट, जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके लिए एग्जाम होता है। CU सेट, जो कॉमन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, JNU, इन सबके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ये अपन ने बात कर ली कानून की कि एंट्रेंस एग्जाम में एंटर कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं स्कोप की। स्कोप की अगर बात करते हैं तो सबको क्या लगता है, वकालत की है, वकील है, कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। नहीं, लॉ का एक ब्रॉड स्कोप है। मैं स्कोप की बात करना चाह रहा हूँ। सबसे फर्स्ट स्कोप अपन लॉ डिग्री करने के बाद में है जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर भी 3 तरीके माने जाते हैं। फर्स्ट, जूनियर मजिस्ट्रेट बनने के लिए एक एग्जाम होता है, स्टेट जुडिशरी का एग्जाम। इसके बाद में एडीजे लेवल के लिए भी एग्जाम होता है। और इसके बाद में अगर आप हाई कोर्ट के अंदर 10 साल प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नाम नॉमिनेट होता है एज अ हाई कोर्ट जस्टिस, ठीक है। और इसके बाद में स्कोप की बात करें तो एक प्रैक्टिस के स्कोप को छोड़ के एक कॉर्पोरेट का स्कोप आता है। इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, इंडिया में ऐसी कोई बैंक नहीं है जहां पर एक लीगल ऑफिसर की, एक लीगल एडवाइजर की, एक पैनल लॉयर की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर भी एक वकील अपने आप को एज ए करियर ऑप्शन रख सकता है।
इसके बाद में अपन गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो जूनियर लीगल ऑफिसर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजन अधिकारी, विधि सलाहकार, प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और नाना प्रकार के एग्जाम लॉ से जुड़ते हुए हैं। और ये लॉ के अपन ने बात करी। अब मैं एक विद ड्यू रेस्पेक्ट सर एक विडम्बना की बात करता हूँ। जस्टिस केत ने अपने स्पीच में भी कहा था और ये देखा जाता है सामाजिक तौर पे एक वकील को कितना तक तवज्जो मिलता है, कितना उसको एप्रिसिएशन मिलता है। मैं ये कभी जान नहीं पाया। मैं खुद इस फर्टिलिटी से बिलोंग करता हूँ। एक वकील को सामाजिक तौर पे इज्जत देना बहुत जरूरी है बच्चों को एक मोटिवेशन प्रदान करने के लिए। मैंने 12th के साथ नेट एग्जाम क्रैक किया। इसके अलावा अपने समाज में बहुत सारे लोग लीगल फर्टिलिटी के अंदर अपना एक अच्छा वर्चस्व निभा रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऑल इंडिया बार एग्जाम को एंट्रेंस क्लियर करके हाई कोर्ट के अंदर भी सेवाएं दे रहे हैं। अपने समाज की बच्ची फर्स्ट SC/ST की गर्ल गेटिंग एडमिशन इन NLU, वो पहली बच्ची जो NLU में एडमिशन ले रही है SC/ST समाज की। अपने समाज का बच्चा तो 4 NLU के अंदर एडमिशन लेके अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये क्यों ऐसा माना जाता है कि समाज के अंदर एक वकील को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है, क्यों एप्रिसिएशन क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि समाज के अंदर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सबसे ज्यादा अपने आप को, देश को संभालने के लिए, पर्सनल राइट एंड लाइबिलिटी की बात करने के लिए, आपके अधिकार की बात करने के लिए, मेरी अधिकार की बात करने के लिए, इस बिल्डिंग की बात करने के लिए, इस प्रशासन की बात करने के लिए, हाई कोर्ट की दरवाजे खटखटाने के लिए एक वकील अपने पांव, एक वकील अपनी मेहनत उस गेट तक अपनी प्रदान करता है। तो इसका एप्रिसिएशन होना चाहिए सर। मैं रेगुलर एम्प्लॉय एसोसिएशन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि समाज के हर फील्ड को एक ऐसा एप्रिसिएशन दिया जाए ताकि समाज के बच्चों को एक मोटिवेशन प्राप्त हो कि ये मेरा भैया को एप्रिसिएशन मिल गया, अब मुझे अपनी आइडेंटिटी को प्रिवेल करना पड़ रहा है समाज के सामने। सर ने मेरे आइडेंटिटी को बताया, वरना समाज को नहीं पता था क्या मैं कौन सी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि समाज के अंदर इस बारे में बात नहीं की जाती है। समाज को पता नहीं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है क्या, उसका एप्रिसिएशन कभी मिलता नहीं है। तो ये एक चीज पे मैंने सर रिक्वेस्ट की है विद ड्यू रेस्पेक्ट। अब ये सब बात हो गई। अब समाज के कोई भी बच्चे अगर क्लेड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मेरे पर्सनल टच में रह सकते हैं। सर मैं आपसे टाई अप करके ये बोलना चाहता हूँ, मेरे एक जो सीनियर है वो डायरेक्टर है जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। 40 to 50% स्कॉलरशिप समाज के बच्चों को मैं अपने पर्सनल उससे दिलवाऊंगा। अगर समाज के बच्चे क्लेड की कोचिंग लेना चाहते हैं, CU सेट की कोचिंग लेना चाहते हैं, MS सेट की कोचिंग लेना चाहते हैं, और मैं रियली अपने पर्सनल लेवल पर भी बच्चों को गाइड करूंगा। यदि किसी बुक और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 6 महीने क्लेड के बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर जानकारी आज के सेशन में दी। कार्यक्रम के अगले पायदान में मैं निवेदन करूंगा जगदीश जी मोहसिनपुरिया साहब, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लीड। सर आपसे गुजारिश निवेदन आप आगे आए और अपने अल्फाजों से हम सभी को नवाजें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा आज आयोजित कैरियर गाइडेंस और मोटिवेशनल सेमिनार के मुख्य अतिथि राजस्थान कला वर्ग में टॉप करने वाली हमारे समाज की बेटी उर्मिला तिगोया, श्रीमान गोपाल जी खन्ना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सेडवा श्रीमान अमाराम जी, निर्मल चौहान सर्वरोग विशेषज्ञ, समाज की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्रीमान बलदेव जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान उमाशंकर जी, श्रीमान प्रेम प्रकाश चौहान, टीकाराम जी, समाज के गणमान्य नागरिकों और प्यारे बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिसका नाम है कैरियर गाइडेंस और जिसका संबंध आपके भविष्य के निर्माण से। आपके जस्ट पास में 2 बच्चियां बैठी हैं, ये हमारी स्कूल की स्टूडेंट रही है और दोनों आज एक वरिष्ठ अध्यापिका है और एक LDC है। जो बात आपको यहाँ बताई जा रही है ना, इस कान से सुनकर इस कान से निकालिए मत, ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कितनी किताबें पढ़ लो सफल नहीं हो पाओगे। जब तक, जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा था कि आप एक किताब को कितनी बार पढ़ते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि एक जैसी किताबों को, अलग अलग किताबों को कितनी बार ही पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के इस युग में जहां पर लोग अपने परिवार को टाइम नहीं देते, अपने घर को टाइम नहीं देते, वहां ये रेगर एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो सदस्य है, जो कर्मचारी है, अपने घर का काम छोड़कर कितने दिनों से आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे कमजोर हैं तो ये इनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, जो बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर है तो ये इनको फ्री ट्यूशन भी दे रहे हैं, और जिन बच्चों के पास जानकारी का अभाव है ये उनको जानकारी भी देना चाहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि देखो इतनी कम संख्या में बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। चंद्र प्रकाश जी ने जो जानकारी दी है, यही जानकारी आप एक सामान्य डॉक्टर से लेने जाते हैं ना, तो वो 15 मिनट का कोई बीमारी का इलाज बता देता और 150 रुपए 200 रुपए ले लेते, और ये आपकी जिंदगी की बीमारी दूर कर सकते थे। कितनी सारी अलग अलग सेवाओं के बारे में बताया जो आपके जीवन को नई बुलंदियों पर ले जा सकता था। और विशेष तौर से लड़कियां, ये कहा जाता है कि 21वीं सदी लड़कियों की सदी है, लेकिन मैं पिछले 8 साल तक गर्ल्स स्कूल में टीचर रहा, और वहाँ अपने समाज की बहुत अच्छी अच्छी और प्रतिभाशाली लड़कियां भी मेरी स्टूडेंट रही। उनमें से कुछ जीवन में सफल हुई है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बाकी भी सफल हो। लेकिन कई लड़कियां जो कि 10वीं 12वीं में अच्छी विद्यार्थी रही, अच्छी तरह से पढ़ाई करती थी, और उनको देखकर लगता था कि ये जीवन में कुछ करेगी, लेकिन जो ही 12वीं पास की वो कॉलेज चली गई। कॉलेज जाते हैं उनके ऊपर अनुशासन का बंधन खत्म हो गया। उन सबके पास एक आज का जो सबसे खतरनाक हथियार है, मोबाइल आ गया, और वो लड़कियां आज BA ग्रेजुएशन MA करके बैठी और उनका कुछ नहीं हो सका। काश यदि उन्होंने इन बच्चियों की तरह थोड़ा ध्यान अपने कैरियर पर दिया होता। तो आप सामने जो पर्दे पर शब्द लिखे देख रहे हो ना, ये मामूली शब्द नहीं है। कैरियर की जरूरत तो प्रत्येक बच्चे को, यहाँ कैरियर गाइडेंस की जरूरत प्रत्येक बच्चे को है, यहाँ तक कि हमें भी है। जब अपन माँ के पेट से जन्म लेकर थोड़ा बहुत समझना शुरू करते हैं ना, उसी समय माँ अपने को गाइडेंस करना शुरू कर दी कि बेटा ऐसे हंसो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो। थोड़ा बड़ा होने पर माँ और गाइडेंस देती, बेटा ऐसा नहीं करना, बैड मैनर्स, बैड बॉय। जब आप स्कूल में गए तो आपके अध्यापकों ने सिखाया होगा ये नहीं करना, ये जरूरी है। और उसी तरह आप अभी पढ़ाई में मान लो बहुत प्रतिभाशाली हो, होशियार हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में सफल हो जाओगे। ये जो आपके सामने मंच पर बैठे हैं ना, आस पड़ोस में ज्यादातर लोगों के परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जीवन में सफल हो गए। और यहाँ तक कि सिर्फ परीक्षा में सफल होना ही गाइडेंस नहीं है। आप कोई नौकरी लगो ये जरूरी नहीं है, आप एक काबिल नागरिक बन सकते हो। अपने आसपास जैसे बलदेव जी बैठे हैं, ये नौकरी नहीं लगे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन इनके यहाँ 10 लोग काम करते होंगे जिनको ये रोजगार देते हैं। उमा शंकर जी बैठे हैं, 10 लोगों को रोजगार देते होंगे। अपने वकील साहब बैठे हैं, पढ़ाई में भले ही सफल न हुए हो, लेकिन कई लोगों को रोजगार दे चुके होंगे। और भी ऐसे कई बिजनेस में लोग बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं। तो पढ़ाई में सफल होना ही मोटिवेशन नहीं है, और विशेष तौर से मोटिवेशन की जरूरत पढ़ाई वाले बच्चों को नहीं, जो पढ़ाई में कमजोर है, असफल हो जाते हैं, उन बच्चों को है। आपने देखा होगा विशेष तौर से अभी चंद्र प्रकाश जी ने साइंस की बात की। साइंस के बच्चे, मुझे तो बड़ी दया आती है शुरू से, हालांकि मैं खुद आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ। साइंस का बच्चा 11वीं में जाते हैं, बिल्कुल टाइम से टाइम स्कूल जाना, एक दिन की छुट्टी नहीं करना, ट्यूशन, प्रैक्टिकल फाइलें, बड़ी मुश्किल से वो 12वीं पास करता और कभी खेलने भी नहीं जाता। 1000 बच्चे यदि नीट का एग्जाम दे रहे तो एक आध सफल हो रहा है, 999 बच्चे असफल हो रहे हैं। उनको मोटिवेशन की और ज्यादा जरूरत है कि आपका नीट में सफल होना जरूरी नहीं है, आप उससे कुछ नीचे, जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने अलग अलग फील्ड बताई है, उनमें भी जा सकते हो। वो भी नहीं हो तब भी आपको हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में और बहुत से काम हैं जिनको करके आप जो नौकरी करते हैं उनसे ज्यादा कमा सकते हैं। और जो नौकरी लग गए हैं, आपने कई ऐसे उदाहरण सुने होंगे जो IAS बने, IPS बने और उन्होंने सुसाइड कर ली। तो गाइडेंस की जरूरत आपको प्रत्येक दिन पड़ेगी। जो IAS बन गया और वो सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब वो भी जीवन में जब भी विकट परिस्थिति आई उनका सामना नहीं कर पाया। तो आप भी आगे जाकर एग्जाम दोगे, हर बार आपके परसेंटेज अच्छे नहीं बनेंगे, हर बार आप सफल नहीं होंगे। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक ऐसे परिवार से आया हूँ जहाँ पर लाइट भी नहीं थी,
कच्चे झोपड़े में रहने वाला व्यक्ति था मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, कुछ में पास हुआ, कुछ में रह गया, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। मेरे साथ और बहुत सारे आसपास में आपको जो साथी नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, कुछ एक में सफल हुए, ज्यादातर में असफल हुए, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। इन्होंने मतलब जैसी भी परिस्थिति आई हार नहीं मानी, और जीवन के सामने तो बिल्कुल हार नहीं मानी। जो अपने व्यापारी साथी है, बिजनेसमैन है, उन्होंने तो बिल्कुल हार नहीं मानी। देखो उन्होंने अपने स्तर पर अपना व्यापार शुरू किया और आज वो उसमें भी सफल है, और हम जैसे 4 लोगों को और वो रोजगार भी दे रहे हैं। आज जो समय है वो डिजिटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का समय है। इसमें कुछ पुरानी जो नौकरियां हैं वो अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, और कुछ ऐसे नए क्षेत्र आ रहे हैं जिनमें आप यदि थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो भी कम से कम आपको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी ना मिले तो रोजगार मिल जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा सब जगह शादियों में बिल्कुल बन ठन कर तैयार होकर जा रहे हैं, तो यानी ब्यूटी और वेलनेस भी एक बहुत अच्छा विषय है, सब्जेक्ट है, जिसमें आप थोड़ा प्रयत्न करके थोड़ी पूंजी लगाकर अपना रोजगार खड़ा कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा लो। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर जो है उसके अंदर भी बहुत सारी जॉब्स है, जिनमें आप छोटा सा कोर्स करके और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जो लड़कियां थोड़ी मेहनत करेगी, ये सामने बैठी है दोनों बच्चे, इनसे पूछ लो, इन्होंने 1 या 2 साल से ज्यादा मेहनत नहीं की होगी, लेकिन अब मन लगाकर यदि आप 6 महीने भी मेहनत करते हो तो जीवन में कहीं ना कहीं सफल हो जाओगे। 1 साल मेहनत करोगे आप जरूर सफल हो जाओगे, और यदि आपने 2 साल मेहनत की है तो कोई कारण ही नहीं है कि आप सफल नहीं हो। यदि आपकी मेहनत में ईमानदारी है तो इस मोटिवेशन और कैरियर गाइडेंस की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है, जो उम्र में भले 60 साल का हो गया, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभालने में भी इन चीजों का उपयोग कर सकता है। तो प्रत्येक बच्चे को आज सबसे पहले तो यह है कि अपनी स्ट्रेंथ पहचान